गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 12th। अब तक हमने 15 लेक्चर कर चुके हैं हम इसके, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, गैलेनोमेट्री, साइक्लोट्रॉन, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो लेक्चर है हमारा, लेक्चर 16 क्लास 12th, फिजिक्स। इसके अंदर क्या है कि जो हमने पीछे पढ़ा है, जो लास्ट हमारा टॉपिक था उस दिन, जो हमने एक मैग्नेटिक सर्कुलर कॉइल हमने कंसीडर किया था, उसको बार मैग्नेट या डाइपोल मोमेंट हमने उसका फाइंड आउट किया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसका यूज करते हुए हमारे प्रूव करने वाले टॉपिक हमारा बोर मैग्नेटोन और एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमारा आज का टॉपिक कि बोर मैग्नेटोन और एटम एज एन मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है भाई, एक तरीके से एक ऑर्बिट मान लिया जिसके अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे हम ये मान सकते करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। यदि हमारी जो करंट की हमने उस दिन पढ़ा था कि यदि हमारी करंट की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यदि हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मूव कर रहा है, इस तरीके से यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो ऊपर वाला फेस होगा वो नॉर्थ पोल का काम करेगा हमारा, ये भी आज भी लिखना है हमें इसके अंदर, और जो नीचे वाला होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और हमारी डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, ऊपर की साइड। कहने का मतलब ये है एक एटम मानना हमने जिसके कोई भी एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सीधी सी बात है करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। हम क्या मान रहे हैं कि यदि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज यदि डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा, ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। और यदि हमारा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करने लग जाए तो ये चेंज हो जाएंगे, उस टाइम पे ऊपर वाला साउथ पोल, नीचे वाला नॉर्थ पोल। ठीक है, लिख लेते हैं इसको थोड़ा एक बार। Let us consider an electron of charge E revolving in a orbit। ठीक है, if electron revolve, current is produced, then if current flows in anti-clockwise direction, करंट इज प्रोड्यूस। इसको चेंज करो भाई, थोड़ा इसको चेंज करो। current is produced and the orbit behave
as a current carrying circular loop। ठीक है, if the current flow in anti-clockwise direction, then upper face of the coil behave as north pole and lower face behave as south pole। If the current flow in clockwise direction, then the upper face behave as south pole and lower face behave as north pole। If the circular orbit or coil has a radius r, then area is given by pi r स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या करना है भाई, एरिया हमने मान लिया। एक बार दोबारा देख लो हमने किया क्या है कि एक कोई भी इलेक्ट्रॉन मान ले, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो मूव कर रहा है। किसके अंदर मूव कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। जब वो इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, ये जो ऑर्बिट हमारे पास इसके अंदर वो मूव कर रहा है, तो हम क्या बता रहे भाई, करंट जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जब हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हमारी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, उस टाइम पे क्या होगा कि ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। यदि हमारी डायरेक्शन चेंज होती है उस टाइम पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल भी क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का। इसके आगे क्या करना, यदि हम करंट की बात करें, यहां पे करंट है कितना, तो कितना होगा हमारे पास करंट, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, E बाई टी। यह आगे करंट की वैल्यू हमारे पास। अब यदि हम बात करें, इफ ओमेगा इज द लीनियर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर भाई, इज द एंगुलर वेलोसिटी and v is the linear velocity। ये होता है हमारे पास। तो ओमेगा क्या होता है फॉर्मूला भाई, ओमेगा इज इक्वल टू वी आर।
एक सेकेंड भाई, v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा होता है हमारे पास, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। अब इधर देखो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, कितना होगा 2 पाई बाई टी, और ओमेगा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। सो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई अपॉन टी 2 पाई और ओमेगा, सॉरी ओमेगा ऊपर आएगा भाई। दोबारा देख लो एक बार इधर से, क्या किया हमने, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा इसके एंगुलर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये आई वाले में पुट कर दी तो 2 पाई नीचे ओमेगा ऊपर, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, आई जो करंट है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ तक, आगे देखो अभी इसमें रफ करते इसको। भाई दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन मानना है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो हम क्या मानते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, जो हमारी लूप है वो एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करने लग जाएगी, ठीक है। उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है अभी इसका। तो I इज इक्वल टू आ गया भाई हमारे पास ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है 9th क्लास में आता है वैसे, और आपके 8th यूनिट में आने वाला है, बोर मॉडल। बोर मैग्नेट्रॉन की बात करें तो बोर मॉडल आता है एक हमारे पास, उसमें हमें यह बताया जाता है, इससे पहले यदि हम भाई इधर एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालें। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू एन आई ए, यही होता है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे भाई I की वैल्यू ये है, I कितना हमारे पास ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, n कितना है 1, नंबर ऑफ टर्न एक ही है, एरिया कितना है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर, ये भी निकाला था हमने। तो m इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, r की वैल्यू सॉरी एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वेयर, तो ये दोनों कैंसिल, ई ओमेगा आर स्क्वेयर बाई 2, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, m की वैल्यू आ गई। m क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट, वो मैंने आपको अभी बताया था क्या कि भाई जो वैल्यू हमारे पास n की 1 है, I की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू भी हमारे पास थी। अब हम बात कर रहे थे एक बोर मॉडल आता हमारे पास। बोर मॉडल में एक पोस्टुलेट है, 3 पोस्टुलेट बताए थे, जिनमें से एक पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के जब चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का, मतलब वो कुछ इस तरीके का है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट। एच कट मतलब ये होता है भाई h अपॉन 2 पाई के इक्वल, ठीक है। इसको अभी बता देंगे हम इधर, h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास बताया था, बोर मॉडल का पोस्टुलेट है, आपके 8th यूनिट में आपके भी आने वाला है, टेंशन मत लो कहाँ से, वैसे 9th यूनिट की केमिस्ट्री में आता ही, वहाँ पे हमें बताया गया था ही। अब यदि हम बात करें, चलो इसको लिख लेते हैं एक बार, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल when electron revolve
around a nucleus, then total angular momentum is integral of h by 2 pi, means that is mv square mvr is equal to nh upon 2 pi। h क्या है भाई हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में भाई कुछ भी नहीं किया। बोर मॉडल का एक पोस्टुलेट है जो हमें ये वैल्यू बताता है। क्या वैल्यू बताता है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है भाई, जो mvr है यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम का n है इंटीग्रल मल्टीपल किसका, h अपॉन 2 पाई। ये एक टर्म हमारे पास क्या है, h अपॉन 2 पाई। और इसकी यदि हम वैल्यू निकालें ना भाई h की, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻34 ये होती है h की वैल्यू, जो कांस्टेंट है हमारे पास, इसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी यूनिट की यदि हम बात करें तो जूल सेकंड होती है। h की यदि हम यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकंड नहीं, खाली सेकंड आएगी। ये बताया गया था हमें। ठीक है, आगे देखो इसमें mvr अपॉन nh अपॉन 2 पाई। यदि मैं अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब v की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखे यदि तो m ओमेगा आर स्क्वेयर आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास में, इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं ऐसे। ओमेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m। वैल्यू किसकी आएगी भाई हमारे पास, इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लो, वैसे आप पहले भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हो, अभी हम आगे आ चुके थे तो हमने यहीं से स्टार्ट कर, ये हमने लिख दिया ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू nh 2 पाई m। यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m 1/2 e क्या है आगे, ओमेगा आर स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमने सेकंड मान ली, यूजिंग इक्वेशन 2 m इज इक्वल टू 1/2 e। ओमेगा आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, nh अपॉन 2 पाई m लिख सकते हैं। m nh e अपॉन 4 पाई m। यहां तक ये रिजल्ट आया भाई हमारे पास, ये कैपिटल M आएगा भाई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। किसकी वैल्यू आई है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है सर्कुलर लूप का, उसकी वैल्यू आई भाई। यहां से देखो एक बार दोबारा, ये रिजल्ट था हमारे पास, ये होता है फॉर्मूला कल हमने निकाला था। यहां से n की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू हमने निकाली और a की वैल्यू भी पाई आर स्क्वायर, दोनों आ गई वैल्यू, n की वैल्यू 1 पुट की, i की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू पुट कर दी, तो m की ये वैल्यू आई हमारे पास। और इसके बाद हमें बोर मॉडल ने ये बताया था जो mvr होता है, मतलब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नीचे लिख रखी। अब यदि यहाँ पे बात करें हम, ये रिजल्ट था, इसका हमने mvr की जगह पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, v की वैल्यू आर ओमेगा होती है पता है। ठीक है, तो mvr r का स्क्वायर हो गया, ये r एक आएगा इधर, तो r स्क्वायर ओमेगा, ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, या इसको आप करके दिखा सकते हो ऐसे कि v की जगह पे r ओमेगा लिखा है और r पहले ही था इधर, इस तरीके से भी हम इसको लिख के दिखा सकते। ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू जो आई हमारे पास, अब इसको हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू आई है इधर, इसको इस इक्वेशन में पुट करवा दिया। इस इक्वेशन में इसकी जगह पे यदि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आया हमारे पास। ये रिजल्ट आने के बाद इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम,
m इज इक्वल टू n इंटू म्यू बी, ये b इसके नीचे भी है, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 इसकी वैल्यू होती, एंड म्यू बी इज इक्वल टू बोर मैग्नेटोन। क्या है ये, हमारे पास एक बोर मैग्नेटोन की वैल्यू आई है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर सकते हो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार पेपर में शायद 2019 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ था कि यदि हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ई दे रखा है, उसका टाइम पीरियड टी है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ था वहां पे कि यदि हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज ई है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी है, तो उस पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अप्लाई होगा उसकी वैल्यू बतानी। मतलब टॉपिक तो ये सिंपल है, यदि सिंपल आता है तो आपको बोर मैग्नेटोन या एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल पूछ सकता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ था कि कोई भी एक एटम है हमारे पास, उस न कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज ई है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी है हमारे पास, और उस पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हम ये सेम डेरिवेशन करने वाले। ठीक है, तो ये था आपका आज का पहला टॉपिक। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट में इसमें कुछ डेफिनेशन है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट है भाई, इसमें अभी सम इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिफाइन करने वाले हैं जो डेफिनेशन 1 या 2 नंबर में आपके पेपर में पूछी जा सकती। उसमें पहला है हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको हम म्यू आर से डिनोट करेंगे। पहले इसको लिख लेते एक बार, रिलेटिव permeability of a substance tell us the extent to which the substance allow magnetic field line pass through it। भाई कोई भी एक सब्सटेंस दे रखा, आपसे कोई ये पूछे भाई ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पास, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बताओगे वहां पे कि भाई ये सब्सटेंस कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खुद के अंदर से पास होने देता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी। ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज कि भाई उसने कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास करवाई है खुद में से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी। लेकिन यदि मैथमेटिकल यदि हम फॉर्मूला निकालें इसके लिए तो वो होता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं। इससे यदि हम इसकी दूसरी डेफिनेशन निकालें तो क्या होगी वो इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
एब्सोल्यूट permeability of the substance to absolute permeability of फ्री स्पेस। ठीक है, ये हो गया। या फिर दूसरा हम यदि बात करें एक और निकालने का फॉर्मूला, तो यहां से क्या बन सकता है, म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नोट। ये दूसरा है हमारे पास, वेयर बी क्या है भाई हमारे पास, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस, और बी नोट क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू यूनिट एरिया ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब यहां से भाई इसकी यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ substance या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये तो कोई सब्सटेंस, उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसका रेशियो किसके साथ भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फ्री स्पेस में से जो पास हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेम वही रिलेटिव परमेबिलिटी। ये थी आपके पास पहली डेफिनेशन। सेकंड देखो इसमें, नेक्स्ट है भाई इसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। एच जिसको हम बोल सकते, पहले लिख लेते एक बार इसको। Magnetizing force tells us the extent to which magnetic field can magnetize the substance. The relation between मैग्नेटिक फील्ड आएगा भैया, ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक relation between magnetic field and magnetizing intensity is given by B is equal to mu H और mu H is equal to B by म्यू। ठीक है, यहां से यदि हम, चलो पहले यहां तक समझने की कोशिश करो एक बार। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं भाई। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है कि कोई भी एक सब्सटेंस हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। पहले तो हमने दोनों को रिलेट करने की कोशिश करो, जो पहले वाला था उसमें तो हमने कोई भी सब्सटेंस रखा, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने खुद में से पास होने दे रहा है, उसको तो हम क्या बोलेंगे, वो रिलेटिव परमेबिलिटी। अब बात करें मैग्नेटाइजिंग फोर्स की, कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस हद तक किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है। यदि हमने कोई रखा तो भाई उसके अंदर यदि वो रखने के बाद किस हद तक वो उसको मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये सॉरी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, और ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमारे पास। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है H इज इक्वल टू बी बाई म्यू। यदि हम यहां से मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की डेफिनेशन निकालें तो क्या लिख सकते हैं, सो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी में बी defined as the ratio of magnetic field induction to the relative, sorry एब्सोल्यूट है भाई, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसकी यदि हम अब यहां से ये डेफिनेशन हमने यहां से निकाली भाई, जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ था वहां से निकाली। यदि यूनिट की बात करें तो इसकी टेस्ला और म्यू की क्या होती है, टेस्ला पर एम्पियर मीटर, तो यहां से यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर, टेस्ला दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यदि हम इससे पीछे वाले की बात करें ना तो उसकी ना तो कोई यूनिट होती ना कोई डायमेंशन, रिलेटिव, बेशक हमने लिख लेना कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है हमारे पास, हैव नो यूनिट एंड डायमेंशनलेस, ना तो कोई उसकी यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारी सेकंड डेफिनेशन। थर्ड देखो इसके बाद, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है भाई, यहां पे चलो इसको भी लिख लेते एक बार पहले। इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of a substance
which tells us the degree up to which the substance can be magnetized can magnetize in the given magnetic field। इसमें हमने क्या बताया भाई, ये कोई भी है, यदि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस दे रखा, उसकी कोई प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम क्या बताते हैं कि वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है, एक तरीके से जो एक कोई भी गिवन मैग्नेटिक फील्ड थी उसके अंदर पहला देखो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हमने क्या बताया था कि यदि कोई भी एक है वो कौन किस हद तक मैग्नेटिक फील्ड कर सकती है उसको। अब इसमें सब्सटेंस के बारे में बताया कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी उसने कितना उसको मैग्नेटाइज किया है, ठीक है, उसका रेशियो होता है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। m अपॉन v क्या हो गया हमारे पास, m अपॉन v, i की वैल्यू आ गई। यदि v की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए तो i किसके इक्वल हो जाएगी, m के, मतलब जो इंटेंसिटी है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होगी। तो इससे हम क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं यहां से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन may be defined as magnetic dipole moment per unit volume, ठीक है, कि यूनिट वॉल्यूम में जितना हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब m इंटू 12 अपॉन m इंटू a इंटू 12, यहां से क्या पता चला भाई, m क्या हमारे पास पोल स्ट्रेंथ, 12 is length of dipole moment of dipole, a क्या हमारे पास एरिया ऑफ डाइपोल, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, i इज इक्वल टू कितना आएगा, m बाई a, और a इज इक्वल टू कितना हमारे पास 1, तो i इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, m के। यहां से एक और डेफिनेशन बनती है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ व्हेन इट इज ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है, कि जब हमारे पास भाई एरिया यूनिट हो उस टाइम पे मैग्नेटिक वो पोल स्ट्रेंथ के इक्वल, m हमारे पास क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होती है, ये बात हमें पता है।
अब ये I के इक्वल हो जाएगा यदि हमारे पास एरिया की वैल्यू कितनी हो 1। तो यहां से भी हमने दो वैल्यू निकाली है। पहली क्या बताती है हमें कि जब वॉल्यूम की वैल्यू 1 हो, मीन्स m की वैल्यू कितनी हो 1 हो, उस टाइम पे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होगी। और यदि हमारे पास भाई इसको कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास। अब इसके बाद यदि हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट होगी भाई एम्पियर पर मीटर। कितनी हो जाएगी इसकी यूनिट? एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। लास्ट देखो, लास्ट है इसमें। लास्ट क्या है भाई इसमें? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये हमारे पास अगला टॉपिक। इसमें क्या है भाई, हमने वो लिमिट फिक्स करनी है कि किस हद तक, कहां तक हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना हुआ। लेकिन हर एक की एक लिमिट भी होती है कि किस हद तक हम भाई उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे मैथमेटिकली बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का रेशियो होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स के साथ। ठीक है, उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। IM से इसको डिनोट करते हैं। ये सिंबल थोड़ा ऐसा ही है भाई, देख लेना आपने। It tells us the ease to which the substance can be magnetized in a given magnetic field। ठीक है, कि हमने कहां तक उसको मैग्नेटाइज, जो हमारा सब्सटेंस हम लेके चल रहे हो किस हद तक हमारा मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी may be defined as the ratio of magnetizing या intensity, the ratio of intensity of magnetization to the मैग्नेटाइजिंग फोर्स। M इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा भैया? I/H। और दोनों की यूनिट क्या होती है इनकी? एम्पियर पर मीटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास? यूनिटलेस। ठीक है, और एक इसमें चीज़ जो आगे जाके हम जब मैग्नेटिक सब्सटेंस में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे उसमें जो यूज होने वाली है भाई, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव
परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या है हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भाई? क्या होता है वो? जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है इनमें यदि 1 ऐड करें तो दोनों इक्वल होती। ठीक है, ये था आज का हमारा भाई लेक्चर। इसके अंदर दोनों टॉपिक हमने किए हैं, कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी है और उससे पहले जो किया है ये सारा इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से भी, जनरल वैसे भी कंपटीशन के हिसाब से, या फिर आगे आने वाले जो टॉपिक है उनमें भी हम इनका यूज करने वाले, तो ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।